जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड। सीड अर्थात बीज। देखिए बीज से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा जो सीड होता है, सीड किसे कहते हैं, सीड का निर्माण किससे होता है। देखिएगा हम बोल सकते हैं, अगर हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो देखिए बीजांड, आपने नाम सुना होगा बीजांड। देखिएगा परिपक्व बीजांड को ही क्या बोला जाता है, बीज बोला जाता है। परिपक्व बीजांड को क्या बोला जाता है, बीज बोला जाता है। और ये बीजांड कहाँ पर उपस्थित होता है, ये होता है अंडाशय में। कहाँ पर, अंडाशय, अंडाशय में। कहाँ पर, अंडाशय में। परिपक्व बीजांड को बीज बोला जाता है, जबकि परिपक्व अंडाशय को क्या बोला जाएगा, फल बोला जाएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बीज का क्या कार्य है, बीज अपना कार्य क्या करता है, बीज का कार्य होता है नई प्रजातियों का निर्माण करना। नई प्रजाति का निर्माण, भाई जो महत्वपूर्ण कार्य है ना इसका, वो यही है कि इससे नई प्रजातियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। बीज से नई प्रजातियों का निर्माण किया जाता है। देखिए बीज के दो भाग होते हैं, बीज के दो भाग होते हैं। देखिए आप डायग्राम को देख लीजिएगा, जिसमें चना दिख रहा है, इसमें एक भाग आपको दिख रहा है पीले रंग का और एक भाग दिख रहा है आपको ऊपर छिलका। एक तो छिलका दिख रहा है और एक का दिख रहा है पीला भाग दिख रहा है। तो देखिएगा इस आधार पर इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भाग बांट सकते हैं आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। कौन सा भाग, आंतरिक भाग। दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं बाह्य भाग। बाह्य, भाई दो ही तो भाग दिखाई दे रहे हैं उसमें, बाह्य भाग। कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, दो भाग दिखाई दे रहे हैं। पीले वाला कौन सा हो गया, आंतरिक, और जो इसका छिलका दिख रहा है ये कौन सा है, बाह्य भाग। ठीक है, तो देखिए जो आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक भाग को बोला जाता है टिग्मा। क्या बोला जाता है, टिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है टिग्मा। क्या बोला जाएगा, टिग्मा। जो आपको पीले रंग का ये जो डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में जो आपको पीले रंग का भाग दिख रहा है, ये क्या है, टिग्मा। और बाह्य भाग है जो, इस बाह्य भाग को बोला जाता है टेस्टा। क्या बोला जाता है, टेस्टा। क्या बोला जाएगा भाई, टेस्टा। अब देखिएगा ये तो आपको क्लियर हो गए। अब देखिएगा अब आते हैं हम माइक्रोपाइल के लिए। माइक्रोपाइल होते हैं जो आपके माइक्रोपाइल में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, देखिए इन्हें बोला जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होते हैं, आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा। इस डायग्राम में आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा है। आपने चने का बीज लिया होगा, चने के बीज में, चने में एक छिद्र होता है, ये छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोला जाएगा, माइक्रोपाइल। देखिए इस छिद्र का क्या कार्य होता है, ये छिद्र जो होता है ये नमी को ग्रहण करने के लिए दिया जाता है। मतलब जब भी बीज को अंकुरण अर्थात जर्मिनेशन होगा उसका, तो उसमें सबसे पहले जो जल ग्रहण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, इसी छिद्र के द्वारा किया जाएगा। ये छिद्र जिन बीजों में सबसे ज्यादा मोटे होते हैं या सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, वो बीज जल्दी फूल जाते हैं। जैसे हम चने के बीज, अगर चने को शाम को या नाइट में हम भिगो के सोते हैं तो वो सुबह तक फूला हुआ मिलता है। छोले आपने देखे होंगे, छोले में यह और ज्यादा मोटा रहता है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाएगा, माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, माइक्रोपाइल। इसे किसके नाम से जाना जाता है, माइक्रोपाइल। यहां तक कोई दिक्कत, ये आपकी दिक्कत खत्म। अब आते हैं जर्मिनेशन पर। किस पर, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, देखिए जर्मिनेशन क्या होता है, अर्थात अंकुरण। ये जो आप जर्मिनेशन वर्ड देख रहे हैं, यह है एक इंग्लिश वर्ड और इससे ही एक वर्ड निकला था। उस वर्ड का नाम था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है, जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो अंकुरण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। बीज को अंकुरित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। देखिए बीज को कोई अगर हम सीधे शब्दों में बोलें कि बीज को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, तो ये कतई ही गलत है। ये वर्ड मिट्टी की
कोई आवश्यकता नहीं होती है। जर्मिनेशन के लिए बीज को मिट्टी की कतई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए फिर किसकी आवश्यकता होती है? देखिए अगर हम बीज को 4 चीजें देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम उसको जल में रखें, किसमें? जल में, अर्थात वाटर। हमने उसको जल दिया, एक चने को हमने नाइट के समय भिगो दिया, किसमें? जल में। उसके बाद उसे निकाल लिया और दूसरे दिन उसे क्या किया? दूसरे दिन उसको हमने नमी ग्रहण, मतलब उसमें इतनी नमी रह जानी चाहिए कि थोड़ी उसमें नमी बरकरार रहे। क्या रहे? नमी अर्थात आर्द्रता। आर्द्रता भी जरूरी है। देखिए जो नमी वर्ड है, ये नमी एक अरबी भाषा का वर्ड है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का वर्ड है। और जबकि आर्द्रता है यह एक शुद्ध रूप है। ठीक है, जल की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। तीसरे, इसको अगर हम वायु अर्थात एयर की भी से आवश्यकता होती है। किसकी? वायु की। वायु, ना तो इसे ज्यादा वायु मिलनी चाहिए ना इसे कम वायु मिलनी चाहिए। ज्यादा वायु मिल गई, ज्यादा हवा के दबाव में आ गया तो ये सूख जाएगा, तो इससे उपयुक्त वायु भी मिलनी चाहिए। और चौथी जो चीज है वो मिलना चाहिए इसे तापमान। क्या मिलना चाहिए जी? तापमान अर्थात टेम्परेचर। एयर के साथ टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जर्मिनेशन में सूर्य के प्रकाश की कतई आवश्यकता नहीं होती है। ना मिट्टी की आवश्यकता होती है, ना सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ तापमान चाहिए। तापमान सामान्य रहना चाहिए। ज्यादा तापमान हुआ तो सूख जाएगा बीज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं, ये जर्मिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए आपने क्या है, आपने बड़े बड़े क्या देखे होंगे जहां पर बीजों को संग्रहित रखा जाता है। बीजों को संग्रहित, अगर उसमें जल की भी मात्रा उपलब्ध हो जाए, बीज को नमी भी आ जाए, वायु भी प्राप्त हो जाए और तापमान भी, तो फिर तो सभी बीज क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। तो इसी के लिए क्या किया जाता है? गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। जहां पर बीजों को संग्रहित किया जाता है वहां किनका उपयोग किया जाता है? गामा किरणों का। गामा रेज होती है जो आपकी, क्या होती है जी? गामा किरणें, गामा रेज। ठीक है, देखो भाई किसकी आवश्यकता होती है? गामा किरणों की। ये जो गामा किरणें होती हैं इनको सर्वप्रथम किसने खोजा था? ये गामा किरणें इतनी खतरनाक होती है, इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो, मतलब आप कोई अगर मेटल भी लेते हैं ना, कोई धातु की वस्तु रहते हैं तो उसमें से भी पार हो जाती है। इतनी ज्यादा इनकी भेदन क्षमता रहती है। इन्हें सर्वप्रथम कब खोजा गया था? इन्हें खोजा गया था 1900 में। कितने में खोजा गया था? 1900 में। और 1900 में एक वैज्ञानिक था जिसका, वह वैज्ञानिक था आपका फ्रांस का। कहाँ का था भाई? फ्रांस का। कहाँ का था जी? फ्रांस का। ये जो फ्रांस का वैज्ञानिक था इसका नाम था हेनरी। क्या था? हेनरी। इतनी अच्छी तरह से क्या नहीं कर पा रही थी? जर्मिनेशन को नहीं रोक पा रही थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या काम किया? उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस बीज के ऊपर, किसके ऊपर? बीज के ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा दे जिससे कि ये बीज ना तो जल ग्रहण कर पाए, ना ये नमी ग्रहण कर पाए, ना ये वायु ग्रहण कर पाए और ना ही ये तापमान। जब ये चारों चीजें से उपस्थिति नहीं होंगी तो ये जर्मिनेशन कर ही नहीं पाएगा। भाई ये जर्मिनेशन ही नहीं कर पाएगा। अब ये जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, अगर वो कर दे किसी मेटल की, अगर उसके ऊपर क्या कर दे? लेप कर दे बीज के ऊपर, तो फिर तो मेटल तो जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा वैसे भी। तो उन्होंने क्या काम किया? देखिए जर्मिनेशन में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो जो बीज होता है उसको आवश्यकता होती है फास्फोरस की। किसकी होती है? फास्फोरस। पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो फास्फोरस की। फास्फोरस के अलावा जर्मिनेशन में किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। जर्मिनेशन में फास्फोरस की और पादप वृद्धि के लिए, जर्मिनेशन करने के बाद जब वो वृद्धि के लिए आता है तो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कब? जर्मिनेशन के बाद नाइट्रोजन की, और जर्मिनेशन पर किसकी? फास्फोरस की। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो बीज होते हैं उसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी? फास्फोरस की। अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम फास्फोरस की इसके ऊपर परत चढ़ा देंगे तो इससे हमें 2 फायदे मिल जाएंगे।
एक फायदा तो ये मिल जाएगा कि जो बीज है उसे फास्फोरस पोषक तत्व की उपलब्धता आ जाएगी, और दूसरी चीज इससे जर्मिनेशन, जब हम चाहें तब जर्मिनेशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका महत्वपूर्ण यहाँ तक का। बीज होते हैं 4 प्रकार के, किसमें, भारत देश में। एक तो होता है मूल केंद्रक बीज, इसे बोला जाएगा न्यूक्लियस सीड। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस सीड, ठीक है। दूसरा जो होता है इसे बोला जाएगा ब्रीडर सीड, ठीक है। चौथा आपका आधार बीज, इसे बोला जाएगा फाउंडेशन सीड, और जो आपका प्रमाणित सीड इसे बोला जाएगा सर्टिफाइड, ठीक है। देखिए ये जो मूल केंद्रक जो बीज होता है, इस बीज में जो भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता होती है वो कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। इधर लिख देते हैं हम, देखिएगा इधर लिख देते हैं आनुवंशिक शुद्धता, क्या लिख देते हैं, आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता जो इसमें होती है मूल केंद्रक बीज में, वो होती है कितनी भाई, 100%। 100%, ये बिल्कुल प्योर होता है। कितने प्रतिशत होती है, 100%। इसके बाद बात करते हैं प्रजनक बीज में। प्रजनक या फिर ब्रीडर बीज में जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो होती है आपकी कितने प्रतिशत, 100%। दोनों में कितने कितने प्रतिशत होती है भाई, 100%, 100%, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का अन्य बीज मिश्रित नहीं रहता है, कुल मिला के ये बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आधार बीज पर। फाउंडेशन जो बीज होता है, इसमें भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता तो 99% से अधिक होनी चाहिए। कितने से, 99% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और जो इसमें भौतिक शुद्धता है वो 98% होनी चाहिए, 98% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर 100 नहीं होनी चाहिए। और प्रमाणित जो बीज है, इसमें जो भौतिक या प्रमाणित बीज में जो भौतिक आनुवंशिक शुद्धता है वो कितनी होनी चाहिए, 98% होनी चाहिए, ठीक है। किसानों को जो बीज प्राप्त होता है या किसानों को जो बीज दिया जाता है वो कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर किस तरह का रंग लगा रहता है, यानी कि टैग कौन कौन सा लगा रहता है, कि कौन कौन सा क्या लगा रहता है, टैग। देखिए जो मूल केंद्रक बीज होते हैं, इसकी थैली पर किसी भी तरह का टैग नहीं लगा रहता है, इस पर किसी भी तरह का टैग नहीं लगा रहता है, यानी कि अनुपस्थित। और जो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक जो बीज होता है, इसकी थैली पर जो टैग लगा रहता है, प्रजनक बीज की जो थैली है इस पर टैग लगा रहता है, वो लगा रहता है सफेद कलर का, सफेद अर्थात व्हाइट, ठीक है। आधार बीज है, फाउंडेशन सीड, इसकी थैली पर कैसे कलर का टैग लगा रहता है, ये लगा रहता है जी आपका सुनहरे पीले रंग का, गोल्डन येलो, ठीक है। गोल्डन येलो कलर का क्या लगा रहता है, टैग लगा रहता है। प्रमाणित जो बीज है, इस प्रमाणित बीज पर किस तरह का टैग लगा रहता है, नीले रंग का, कैसा, नीले रंग का, ब्लू, ठीक है। देखिए एक बीज रहता है आधार बीज, और इस प्रमाणित बीज के बीच का पंजीकृत बीज बोला जाता है जिसे। इस पंजीकृत बीज जो होता है, इसकी थैली पर जो टैग लगा रहता है वो लगा रहता है बैंगनी या फिर नारंगी रंग का। बैंगनी रंग का भी हो सकता है और नारंगी रंग का भी हो सकता है, उससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। जो भौतिक शुद्धता होनी चाहिए कितनी प्रतिशत, इसमें 98% बताई थी मैंने। भौतिक शुद्धता कितनी बताई थी, 98%, ठीक है। भौतिक अशुद्धता को क्या बोला जाता है, डोकेज, ये बोला जाता है आपकी भौतिक अशुद्धता को क्या बोला जाएगा, डोकेज, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है, जो आपका आधार बीज होता है, आधार बीज को जो दिया जाता है किसानों को, वो काम कौन करती है, वो काम करती है आपकी वो काम जो करती है वो करती है आपकी कौन, NSC। इसकी NSC का मतलब होता है राष्ट्रीय बीज निगम,
ये इस कार्य को करती है। एनएससी जो कार्य ये करती है, इसकी स्थापना हुई थी लगभग, जो ये पंजीकृत हुई थी ये संस्था, ये हुई थी 1963 में। 1963 में ये संस्था क्या की गई भाई, ये संस्था बनी थी। इसका काम क्या होता है, ये जो काम करती है, ये काम करती है कि जैसे किसानों को बीज बांटना। अब हमारे राज्य ये तो ना बांटती है राष्ट्रीय यानी कि नेशनल स्तर पर, और जो भारत में राजस्थान के स्तर पर कौन बांटती है, वो बांटती है RSSC। इसको बोला जाता है राजस्थान राज्य बीज निगम, अर्थात हम बोल सकते हैं राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसे हम ये बोल सकते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी, 1978 में। ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया ये। अब आगे और देखिएगा, ये बीज नियम है, ये सर्वप्रथम कब बना था। बीज नियम को सर्वप्रथम संसद में कब ले जाया गया, संसद में इसके लिए मतलब लोगों ने बोला, मतलब जो भी इस पर कार्य कर रहे थे इस बीज नियम पर, उन्होंने इस बीज नियम को सर्वप्रथम कब रखा था संसद में, वो रखा था आपका 29 दिसंबर 1966। कब रखा जी, 29 दिसंबर 1966 को इसको कहां पर रखा गया, संसद में, अर्थात इसे क्या किया गया, पारित किया गया। लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू देखिए बीज नियम होता क्या है, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी दुकानें देखी होंगी जो दुकानें क्या करती हैं, बीज को बेचती हैं। हम कोई भी ग्राहक अधिकारी या कोई भी इसे बीज को बेच नहीं सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये कार्य करती है बीज नियम, ठीक है, ये इसी कार्य को करती है। तो संसद में इसे कब पारित किया गया, 29 दिसंबर 1966 को। और ये लागू कब हुआ, ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1967 को ये क्या हुआ भाई, लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है, बापू जी का, किनका, महात्मा गांधी का। किसका भाई, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर क्या किया गया, इसे लागू करने का फैसला लिया गया, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ कमी रह गई थी, इस बीज नियम को बना तो दिया लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई थी। भारत में एक खासियत है, किसी भी चीज को बना दे, चाहे वो कितनी ही अच्छी तरीके से बना दे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। तो इसी तरह इसमें भी कमी रह गई भाई। अब इस कमी को कब सुधारा गया, इस कमी को जो सुधारा गया था वो सुधारा गया था आपका 9 सितंबर 1972 को इसे सुधारा गया भाई। कब सुधारा गया, 9 सितंबर 1972 को इसे क्या किया गया, सुधारा गया। 5 बीज पर नीले रंग का होता है। सीड एक्ट कब बना था, सीड एक्ट जो बना था वो आपका बना था 29 दिसंबर 1966 को। इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया कितने में, 2 अक्टूबर 1969 को, 1967 को। और इसमें कुछ कमी रह गई थी, यानी कि संशोधन, इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बीज नियम का संशोधन कब किया गया, बीज नियम में संशोधन कब किया गया, कब किया गया, 9 सितंबर 1972 को। राजस्थान में RSSC यानी कि राजस्थान राज्य बीज नियम, इसकी स्थापना कब की गई, 1978 को। ये निगम है, वो नियम है, निगम है, नियम है। यह आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।